चांद आसमान में चमकता हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकली हम इंसानों की रातों को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। और शायद यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ना जाने कितने ही लोगों ने खूबसूरती को ना सिर्फ चांद से कंपेयर किया है बल्कि इसके ऊपर भर भर कर सॉन्ग्स भी लिखे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर एक दिन आपको अचानक से ये पता चले कि चांद की एक साइड जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ से काफी ज्यादा खूबसूरत और ब्राइट नजर आती है, तो वहीं इसकी दूसरी साइड प्रैक्टिकली इतनी अजीब मिस्ट्रीज को छिपाए बैठी है कि अगर आपको वो सब पता चल जाए तो शायद आप आसमान में चमकती इस चीज को इतनी उम्मीद के साथ दोबारा कभी भी ना देखें। यकीन नहीं होता तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको चांद की फार साइड की कुछ ऐसी ऑथेंटिक मिस्ट्रीज और एविडेंसेस दिखाने वाला हूं जिसे जानने और देखने के बाद एक चीज आज आपको बखूबी समझ में आ जाएगी कि प्रैक्टिकली ये चांद वो चांद तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके बारे में हमें हमारी स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया था। मून स्पेस में मौजूद एक ऐसी अजीब सी चीज है जो कि इस पूरे ही सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ को मिली है। हालांकि देखो ये बात पूरे तरीके से सच है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से ऐसे रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनके पास खुद के चांद मौजूद हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ना ही वो चांद इतने ज्यादा बड़े हैं और ना ही ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव पर इतने ज्यादा अलाइंड। अब ये चीज सुनने के बाद आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि बताओ हमारा प्लेनेट कितना ज्यादा लकी है, क्योंकि अगर अर्थ को चांद नहीं मिलता तो ना ही अर्थ पर मौसम पलटते और ना ही यहाँ पर लाइफ फॉर्म हो पाती, राइट? बट गाइस प्रैक्टिकली जो चीज आपको काफी ज्यादा लकी लग रही है वही चीज आज तक रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। असल में देखो हमारे सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको यहाँ पर मौजूद हर एक प्लेनेट, स्टार, मून मतलब ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो करता है। लेकिन बात अगर सिर्फ अर्थ के मून की जाए तो अर्थ और मून का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों ही एक ही बैरी सेंटर यानी कि सेम सेंटर ऑफ मास को शेयर करते हुए ऑर्बिट करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये क्वालिटी पूरे ही सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ के मून के पास ही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे मून की ऑर्बिट भी इलिप्टिकल शेप के आसपास की होती है, जबकि बात अगर बाकी के मून्स की जाए तो वो अपने प्लेनेट के सिर्फ इक्वेटर के अराउंड ही सर्कल करते हैं। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए भाई मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसकी भी ना एक बेहद ही अजीब सी एक्सप्लेनेशन रिसर्चर्स के द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखी गई। असल में गाइस इस एक्सप्लेनेशन का नाम है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, जिसके अकॉर्डिंग आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले मार्स के साइज का एक प्लेनेट जिसका नाम थिया दिया गया है वो अचानक से अर्थ से जाकर टकरा जाता है। अब क्योंकि ये टकराव काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है तो हमारे प्लेनेट अर्थ से एक टुकड़ा टूटकर स्पेस में फ्लोट होने लगता है। अब क्योंकि ये पीस अर्थ से ही निकला होता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये पीस अर्थ को ही ऑर्बिट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमसे ही अलग हुआ ये पीस अर्थ का मून बन जाता है। अब देखो गाइस जैसे ही ये हाइपोथेसिस लोगों के सामने आई पूरी दुनिया को एक ही झटके में बात पूरे तरीके से क्लियर हो गई कि आखिर फिर क्यों अर्थ का मून उन मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज को रखता है जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी के मून्स नहीं रखते। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और कुछ ऐसा ही इस एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ साल 1972 में। असल में साल 1972 में जब अपोलो 17 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स लूनार डस्ट और रॉक के सैंपल को कलेक्ट करके उसे वापस अर्थ पर लाए तो उन सैंपल्स में हमें ना सिर्फ मून के मिनरल्स के बारे में बताया बल्कि उन्होंने मून के बारे में हम इंसानों को एक ऐसी नई मिस्ट्री भी दे दी जिसे आज तक भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। असल में मून से वापस लाए इस सैंपल में जिर्कन क्रिस्टल्स भी मौजूद थे। इंटरेस्टिंगली जब इन जिर्कन क्रिस्टल्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई तब जाकर रिसर्चर्स को यह पता चला कि भाई ये सैंपल तो लगभग 4.6 बिलियन ईयर से भी पुराने हैं, जबकि बात अगर अर्थ की एज की जाए तो भाई हमारा प्लेनेट तो लगभग 4.5 बिलियन साल ही पुराना है। जिससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई जो ये जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस है जो ये बोलती है कि भाई मून का फॉर्मेशन अर्थ से टूटकर हुआ है वो तो भाई पूरे ही तरीके से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो मून के सैंपल की एज अर्थ के फॉर्मेशन से नई होती। लेकिन भाई ये मून तो शायद अर्थ से भी पहले बन चुका था, जिसकी वजह से रिसर्चर्स एक बार फिर से उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए जहां पर उन्हें दुनिया को ये बताना था कि भाई आखिर मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे। और फाइनली गाइस उसके बाद रिसर्चर्स ने एक ऐसी अजीब सी थ्योरी को दुनिया के सामने रखा जिसे आज तक भी किसी भी स्कूल की किताब में
पढ़ाया तक नहीं जाता। एक्चुअली गाइस, इस दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मून का फॉर्मेशन अर्थ से लाखों साल पहले हुआ था और जब अर्थ अपने इनिशियल फॉर्मेशन के पीरियड में थी तब इस मून को इंटेंशनली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग अलाइन करके हमारे ऑर्बिट में छोड़ा गया था। अब देखो, क्योंकि मून को हमारे ऑर्बिट में छोड़ा गया था तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज उन सैटेलाइट से काफी ज्यादा मिलती जुलती होनी चाहिए जो कि हम हमारे प्लेनेट अर्थ से आउटर स्पेस में छोड़ते हैं, राइट? जी हाँ गाइस, और यही वो शायद एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए मून को एक नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा वो ये है दोस्तों कि आखिर हमारे रिसर्चर्स ने मून पर ऐसा क्या ही देख लिया या फिर उन्हें ऐसा क्या ही पता चल गया जिसकी वजह से वो इस अजीब सी सैटेलाइट वाली थ्योरी के साथ दुनिया के सामने आ गए। लेट्स फाइंड आउट। मून एक ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिट और स्पिन कुछ इस तरीके का है कि इसकी एक साइड कभी भी अर्थ को फेस करती ही नहीं है और इसलिए भी अर्थ से चांद की जो साइड हमें हमेशा दिखाई देती है उसे नियर साइड ऑफ मून कहा जाता है, जबकि जो साइड हमारी तरफ कभी फेस करती ही नहीं है उसे चांद की फार साइड कहा जाता है। अब क्योंकि मून की साइकिलिंग है ही इतनी ज्यादा अजीब तो मून की जो फार साइड है प्रैक्टिकली वहां का टेम्परेचर नियर साइड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मून की इस फार साइड के मिस्टीरियस होने के पीछे का रीजन इसकी स्पिन, रोटेशन या टेम्परेचर नहीं बल्कि टाइम टू टाइम हमें मिले कुछ ऐसे ऑथेंटिक डेटास और एविडेंसेस हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन लिटरली किसी के पास मौजूद नहीं है। अक्टूबर 4, 1959 सोवियत यूनियन अपने लूना 3 मिशन को लॉन्च करता है। इंटरेस्टिंगली इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट चांद की फार साइड की फोटोग्राफ को क्लिक करना था। समय आगे बीता और इस मिशन ने सक्सेसफुली 7 अक्टूबर 1959 को चांद की फार साइड की सबसे पहली इमेज को अर्थ पर भेजा। लेकिन गाइस, इस मिशन ने इस इमेज के साथ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी भेजी थी। असल में गाइस, अगर आप भी इस इमेज को गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आएगी कि ये इमेज भी काफी ज्यादा नॉइजी या फिर ब्लर है, जबकि बात अगर लूना 3 के कैमरे की जाए तो उसको स्पेशली कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो एक अच्छी खासी क्वालिटी में इमेज को क्लिक कर सके। एक और चीज जिसने इस पूरे सिनेरियो को और ज्यादा उलझा दिया वो ये है दोस्तों कि जब लूना 3 ने मून की नियर साइड की इमेजेस को क्लिक करके अर्थ पर भेजा, भाई उसकी क्वालिटी रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशन पर पूरे तरीके से खरी उतर रही थी। लेकिन जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट मून की फार साइड में जाकर फोटोज को क्लिक करता था उनकी क्वालिटी प्रैक्टिकली काफी ज्यादा खराब हो जाती थी। इंटरेस्टिंगली आगे आने वाले समय में सोवियत यूनियन के रिसर्चर्स ने ये बोला कि भाई ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है कि अगर लूना 3 का कैमरा किसी हाई मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा हो। लेकिन क्योंकि उस समय इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उनके पास ज्यादा प्रूफ नहीं थे तो उन्होंने इस चीज को कभी भी डिस्कस किया ही नहीं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि जिस चीज को वो इतने ज्यादा हल्के में ले रहे हैं वही चीज आगे चलकर स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनेगी। दिसंबर 1968 अपोलो 8 मिशन के दौरान मून को ऑर्बिट कर रहे एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट जब मून की फार साइड पर पहुंचता है तो इंसान सबसे पहली बार अपनी आंखों से मून की इस साइड को देखते हैं। इंटरेस्टिंगली अपोलो 8 का क्रू ऑफिशियली सबसे पहला ऐसा क्रू बना जिसने इस चीज को कंफर्म किया कि मून की इस साइड में नियर साइड के कंपैरिजन में काफी बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से भले ही चांद की इस साइड पर धूप पड़ती हो लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे एरिया भी मौजूद हैं जहाँ पर परमानेंटली अंधेरा बना रहता है। एक और अजीब सी चीज जो कि अपोलो 8 मिशन के क्रू ने बताई वो ये है दोस्तों कि जब उनका स्पेसक्राफ्ट मून की इस फार साइड के ऊपर पहुंचता था उनको ना सिर्फ अपने हेडफोन में काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें आती थी बल्कि उनके इक्विपमेंट और गैजेट्स भी अचानक से काम करना बंद कर देते थे। सरप्राइजिंगली आगे आने वाले टाइम में सिर्फ अपोलो 8 मिशन नहीं बल्कि नासा के बहुत से अपोलो मिशन ने इस चीज को कंफर्म किया कि चांद की फार साइड पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो ना सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी पर हावी हो जाता है बल्कि जब भी वो ऑर्बिट करते हुए मून की इस साइड में एंट्री करते हैं तो उन्हें अनयूजुअल ग्रेविटी पुल भी महसूस होता है। अब क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री बनती हुई चली जा रही थी तो फाइनली इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए नासा ने 10 सितंबर 2011 को ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन यानी कि GRAIL को लॉन्च किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मून के ग्रेविटेशनल फील्ड की सबसे डिटेल्ड मैपिंग करना था। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मिशन को उन्होंने मून की फार साइड की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए लॉन्च किया था वही मून के बारे में एक ऐसी मिस्ट्री को उजागर कर देगा जिसका आगे आने वाले कई दशकों तक किसी के पास भी जवाब मौजूद ही नहीं होगा।
31 दिसंबर 2011 नासा का ग्रेल मिशन फाइनली मून के ऑर्बिट में एंटर करता है और कुछ ही दिन मून के ऊपर काम करने के बाद वो एक बेहद ही अजीब से डेटा को अर्थ पर भेजता है। असल में बात अगर मून की नियर साइड की जाए तो यहाँ पर मून का ग्रेविटेशनल पुल और कंपोजिशन काफी ज्यादा सिंपल और नेचुरल है, लेकिन जैसे ही हम मून की फार साइड में एंट्री करते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा अनइवन हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मिशन से ये बात भी पूरे तरीके से क्लियर हुई कि मून की फार साइड में ना सिर्फ हमें ग्रेविटी में अलग अलग जगह पर फर्क देखने को मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जिसकी वजह से हमें मोमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती हुई दिखाई देती है। असल में मोमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि परमानेंट ना चलकर सडनली 30 मिनट या फिर 40 मिनट के लिए जनरेट हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ये मैग्नेटिक फील्ड चांद की फार साइड पर कभी भी और कितने भी मिनट के लिए बनती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन जब तक रिसर्चर्स ये पता लगा पाते कि मून की इस साइड में ऐसा क्या ही है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तब तक नासा के इस मिशन ने हमारे सामने एक ऐसे डेटा को रख दिया जिसने लिटरली भाई मून की हमारी सोच को एक ही झटके में बदल दिया। असल में एक दिन चांद के साउथ पोल पर मौजूद एटिकन बेसिन पर रिसर्च करते हुए नासा के इस मिशन ने इस बात को पूरे तरीके से क्लियर किया कि साउथ पोल के इस बेसिन के नीचे एक बहुत बड़ा जाइंट मेटेलिक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका की साइज लगभग 2500 किलोमीटर डायमीटर के आसपास है। सिंपल लैंग्वेज में ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर हमारा पूरा भारत देश समा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर इसकी गहराई की जाए तो ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगभग 300 किलोमीटर तक की गहराई पर पहुंचता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मैसिव है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर चांद की इस फार साइड में ये अजीब सा मेटेलिक स्ट्रक्चर कर क्या रहा है। असल में देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से सच है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी एडवांस मशीन या फिर ड्रिल तो मौजूद है नहीं कि हम आसानी से मून के ऊपर उसे भेज सकें और ड्रिल करके ये देख सकें कि प्रैक्टिकली मून की इस साइड के नीचे अंडरग्राउंड में ये चीज है तो है क्या। बट इंटरेस्टिंगली हमने सैटेलाइट डेटा के थ्रू जब जब मून की इस साइड की इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश की है तब हमें वहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा रिसीव हुए हैं, जिसके चलते हुए दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स इस स्ट्रक्चर को लेकर अपनी अलग अलग थ्योरीज को होल्ड करते हैं। जिसमें बात अगर सबसे पहली थ्योरी की जाए तो वो ये बोलती है कि शायद आज से करोड़ों साल पहले एक जाइंट एस्टेरॉयड मून से टकराया होगा और उसका मेटेलिक कोर मून के अंदर घुस गया होगा। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी तक हमें जो इस स्ट्रक्चर का ग्रेविटेशनल मैप मिला है वो ये बात पूरे तरीके से क्लियर करता है कि ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, मानो इसे वहां पर अच्छे तरीके से प्रॉपर शेप देकर बनाया गया हो। जबकि बात अगर एस्टेरॉयड या फिर मीटियोर की जाए तो भाई उनकी ना शेप काफी ज्यादा अनयूजुअल होती है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरी थ्योरी की जाए तो कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि मे बी ये एक एलियन सिविलाइजेशन का कोई सीक्रेट बेस हो सकता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि हमें टाइम टू टाइम इस स्ट्रक्चर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर डिटेक्ट हुए हैं उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि शायद ये बेस आज भी पूरे तरीके से एक्टिव हो। जबकि बात अगर तीसरी थ्योरी की जाए तो वो निकल कर आती है MIT और स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें उन लोगों का ये मानना है कि ये ऑब्जेक्ट शायद किसी एडवांस इंटेलिजेंस ने जानबूझकर मून पर इम्प्लांट किया हो। देखो ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्च करने के लिए एक से बड़े एक रोवर को चांद पर उतारते हैं और काम हो जाने के बाद उन्हें वहीं पर ही छोड़ देते हैं। तो मे बी ये हो सकता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट या फिर रिसर्चर रोवर को यहाँ पर उतारा हो और काम हो जाने के बाद उसे ऐसे ही इनएक्टिव यहाँ पर छोड़ दिया हो। एंड बाय द वे गाइस, मून की ये साइड सिर्फ नासा को ही नहीं बल्कि लिटरली चाइना और इंडिया को भी परेशान करती है। क्योंकि देखो गाइस, बात अगर चाइनीज स्पेस एजेंसी की जाए तो उन्होंने तो भाई ओपनली ये बोल रखा है दैट वी सॉ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन इनसाइड द क्रेटर, they were not natural। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर इसके साथ CNSA और इसरो के डॉक्यूमेंट्स की भी की जाए तो यहाँ पर तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वेग लैंग्वेज में क्लियरली ये लिखा गया है कि मून पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा और ग्रेविटेशनल डेटा में साउथ पोल की साइड पर इतनी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिली हैं जितनी हमें मून की बाकी साइड पर कभी भी देखने को नहीं मिली। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए भाई प्रैक्टिकली पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी अब मून के साउथ पोल पर बहुत बड़े बड़े मिशन को लैंड कराने का ट्राई कर रही हैं, बट सरप्राइजिंगली
ऐसा कर पाना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इवन साल 2021 में तो नासा के एक एक्स साइंटिस्ट डॉक्टर शेफर्ड जॉनसन ने तो क्लियरली एक पॉडकास्ट में ये बोला था कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मून के साउथ पोल की कंडीशन एक्सप्लोरेशन के हिसाब से काफी ज्यादा टफ है, लेकिन मून के साउथ पोल को ज्यादा एक्सप्लोर ना कर पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ हार्श कंडीशन ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी हैं जिसकी वजह से कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि इंटेंशनली वहां पर हमारे लैंडर और रोवर खराब कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आज की डेट में हम मून की इस साइड को सिर्फ मिस्टीरियस डेटा के ही आधार पर मान रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफिक एविडेंस भी मौजूद हैं जो इस बात को क्लियर करते हैं कि मून की इस साइड पर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो प्रैक्टिकली वहां पर नहीं चलना चाहिए था। लेट्स डिकोड इट। दिसंबर 7, 2018 चीन ने अपने चैंगी मिशन को मून की फार साइड के ऊपर लॉन्च किया। इंटरेस्टिंगली जैसे ही इस मिशन का ऑर्बिटर चांद की फार साइड पर पहुंचता है, वो चांद की इस साइड में कुछ इस तरीके के अजीब से मेटलिक ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक करता है जो देखने में एक काफी बड़ी मेटलिक बॉल के जैसा था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब ये मिशन दोबारा से पूरे ही ऑर्बिट को क्रॉस करके दोबारा से चांद की इस साइड के ऊपर पहुंचता है तो इस बार हमें ये ऑब्जेक्ट वहां पर देखने को नहीं मिलता, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि चांद की सतह पर उस समय कोई ना कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद था जो बाद में वहां से गायब हो गया। समय आगे बीता और फाइनली 3 जनवरी 2019 को ये मिशन चांद की फार साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इंटरेस्टिंगली इस लैंडिंग के बाद जब इस मिशन में मौजूद U-22 रोवर चांद की फार साइड पर उतरकर अलग अलग फोटोज को क्लिक करता है तो उन फोटोज के बीच हमें मिलती है ये फोटोग्राफ। असल में अगर इस फोटो को आप भी गौर से देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर चांद के ऊपर एक अजीब सा बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए चाइनीज स्पेस एजेंसी ने यह बोला कि ये कुछ और नहीं बल्कि चांद पर मौजूद एक बड़ी रॉक है। अब क्योंकि एक अलग ही एंगल से इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो हमें यह भ्रम हो रहा है कि मानो ये कोई बिल्डिंग हो। हालांकि इतने एडवांस रोवर ने इतनी खराब क्वालिटी की इमेज को क्यों भेजा, भाई ये चीज किसी के भी गले नहीं उतरी, पर चलो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइस देखो, एक्सेप्टेंस की बिना एक लिमिट होती है और वो लिमिट क्रॉस हुई 25 जुलाई 2019 को। असल में जुलाई 25, 2019 को जब U-22 रोवर मून की फार साइड के वॉन कर्बन क्रेटर से होकर गुजर रहा था तो उसे वहां पर एक अजीब जेल लाइक सब्सटेंस दिखाई दिया। इंटरेस्टिंगली ये सब्सटेंस इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि तुरंत ही चाइनीज स्पेस एजेंसी ने रोवर में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसे रिसर्च करना स्टार्ट किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इनिशियल डेटा से ये बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि इस सब्सटेंस का मटेरियल और प्रॉपर्टी चांद पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट से टोटली अलग है। अब क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी सो फाइनली 17 अगस्त 2019 को CNN ऐसे की साइंस आउटरीच पब्लिकेशन और स्पेस ने दुनिया के सामने इस सब्सटेंस के बारे में खुलकर डिस्कशन किया, जिसके ऑथेंटिक आर्टिकल और इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएंगे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज 2025 आ चुका है और हमें जब ऐसा लगता है कि भाई हमने मून की फार साइड की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है तब वहां से हमें कुछ ऐसी नई मिस्ट्रीज बनती हैं जो कि हमारी सोच से भी परे होती हैं। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज की डेट में बहुत से बड़े बड़े रिसर्चर्स भी अब इस बात को बोलने से पीछे नहीं हटते कि शायद चांद को इंटेंशनली वहां पर लाकर एस्टेब्लिश किया गया है जहां पर आज की डेट में हमें वो स्पेस में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ऐसा किसने किया, ऐसा किया गया है या फिर नहीं, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो शायद कई दशकों तक हम इंसानों को ना मिल पाए। लेकिन गाइस, मून के फॉर्मेशन से लेकर समय समय पर दिखने वाली इन अजीबोगरीब चीजों को देखकर आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में मून की फार साइड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मिस्ट्रीज मौजूद हैं जिनको जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये सिर्फ कुछ नेचुरल फॉर्मेशंस हैं और हम ही इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे बेस्ट कमेंट को मैं खुद से पिन करूंगा। इसके साथ ही गाइज, अगर आपको ये वीडियो और मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो गाइज इस वीडियो को 5000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा और साथ ही इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खुले आसमान में चांद की तरफ देखें तो चांद आपको जितना ज्यादा खूबसूरत नजर आए शायद ही उतनी बड़ी मिस्ट्रीज को अपने अंदर छुपाए बैठे भी है। इन्हीं तरीके की और मिस्ट्रीज को देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है भाई इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।